धन्यवाद दोस्तों। आईएएस भारतवर्ष में आपका स्वागत है। आज से हम एक नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं, भूगोल में से आज हम देख लेते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। चलिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके पहले कुछ बेसिक चीज़ों पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पृथ्वी का आकार। दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है ये गोलाकार है। ये पृथ्वी का चित्र बना हुआ है। ऐसे जैसे दिख रहा है, हमारी पृथ्वी कैसा है? गोलाकार। इसमें भी एक बात है दोस्तों, हमारी पृथ्वी एकदम गोलाकार नहीं है, तो फिर कैसी है? हमारी पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है। ये दोनों ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दोनों ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है, जरा सी। और ये भूमध्य रेखा के आसपास जरा सी उभरी हुई है। यहां जरा सा उभार है। भूमध्य रेखा के आसपास जरा सा उभार है। आप सोचते होंगे ऐसा हुआ क्यों? ऐसा होता क्यों है? इसका कारण पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल है। ये अपकेंद्रीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल के बारे में आप लोग जानते होंगे। कोई भी वस्तु को जब हम तेजी से घुमाते हैं तो उसका जो पदार्थ होता है वो केंद्र से बाहर की ओर भागता है। इसी तरह हमारी पृथ्वी ध्रुवों के सहारे बहुत तीव्र गति से घूर्णन करती है और हमारी पृथ्वी का जो पदार्थ है धीरे धीरे यहां से भागकर विषुवत रेखा के आसपास जरा सा केंद्रित हो जाता है, बहुत मामूली रूप में। और इसी कारण से हमारी पृथ्वी ध्रुवों पर जरा सी चपटी और विषुवत रेखा के आसपास जरा सी उभरी हुई है। पृथ्वी के इस आकार को लब्धक्ष गोलाभ कहा जाता है। तो इसे आप समझ गए होंगे। अब आगे हम चर्चा करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। पृथ्वी के किसी भी स्थान की स्थिति को, कोई भी स्थान, पृथ्वी में बहुत सारे स्थान हैं, उस स्थान की स्थिति को हम जानने के लिए वो स्थान कहाँ पर है हम कैसे बताएंगे? इसलिए काल्पनिक रूप से पृथ्वी में कुछ रेखाएं खींची जाती हैं। अभी हम सबसे पहले चर्चा करने जा रहे हैं अक्षांश रेखाओं पर। वैसे रेखाएं दो तरह की होती हैं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। आज हम प्रमुख रूप से चर्चा कर रहे हैं अक्षांश रेखाओं पर। इस पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर एक रेखा खींचें या पश्चिम से पूर्व की ओर एक रेखा खींचें, ये ठीक बीचों बीच आड़ी रेखा, तो इसे हम भूमध्य रेखा कहेंगे। यह भूमध्य रेखा कहलाता है। हालांकि धरती पर ऐसी कोई रेखा नहीं है, परंतु ग्लोब पर ऐसी रेखाएं खींची गई हैं, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो आप समझ गए होंगे विषुवत रेखा क्या है। विषुवत रेखा पृथ्वी के बीचों बीच खींची हुई एक सीधी रेखा है, और वो भी पृथ्वी के गोलाई के कारण ये एक वृत्ताकार रेखा हो जाती है। अगर जिस सिरे से हम इसे खींचना प्रारंभ करेंगे तो दूसरा सिरा आके वहीं मिल जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। ये हुई विषुवत रेखा। ये आपकी विषुवत रेखा हुई। हमारी धरती पर विषुवत रेखा के अलावा और भी बहुत सारी अक्षांश रेखाएं हैं। विषुवत रेखा से उत्तर की ओर 90 अंश अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। विषुवत रेखा से उत्तर की ओर ऐसी रेखाएं 90 हैं और दक्षिण की ओर ऐसी रेखाएं 90 हैं।
यानी विषुवत रेखा से उत्तर भी 90 रेखाएं और दक्षिण भी 90 रेखाएं। वैसे इनकी संख्या अनंत हो सकती है, इन रेखाओं की संख्या बहुत हो सकती है, परंतु विषुवत रेखा के आधार से लेकर के एक एक अंश की दूरी पर ये रेखाएं खींची गई हैं। तो दोनों गोलार्धों पर उत्तरी गोलार्ध में भी 90 रेखाएं बनती हैं और दक्षिण गोलार्ध में भी 90 रेखाएं बनती हैं। इस तरह हमारे धरती पर अक्षांश रेखाओं की, जो प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं, उनकी संख्या 180 हो जाती है। कुछ लोग विषुवत रेखा को भी अक्षांश रेखाओं में गणना करते हैं। अगर हम विषुवत रेखा को अक्षांश रेखाओं में जोड़ें तो इनकी संख्या 181 हो जाएगी, परंतु भूगोल में इसे जोड़ा नहीं जाता, उसका संदर्भ एक अलग है। विषुवत रेखा में जब शून्य अंश अक्षांश है तो इसे अक्षांश रेखा पूरा कुछ माना नहीं जाता, जो कि 0 है। 0 से जब थोड़ा सा भी कोण बनेगा उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर, तभी अक्षांश रेखा बनेगी। और इसीलिए 1 2 3 4 करके उत्तरी गोलार्ध में 90 तक और दक्षिण में 1 2 3 4 करके 90 तक 90 रेखाएं बनती हैं। और इस तरह हमारी अक्षांश रेखाएं 180 हो जाती हैं। जरा सी हम चर्चा और कर लेते हैं पृथ्वी के गोलार्धों पर। दोस्तों, जब हम धरती के बीच से विषुवत रेखा खींचते हैं काल्पनिक रूप से, अगर हम विषुवत रेखा से इस धरती को कल्पना में काट करके 2 टुकड़े कर दें तो इसका उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध बन जाएगा और दक्षिणी का भाग एक गोलार्ध बन जाएगा, जिसे हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। इस तरह हमारी पृथ्वी में 2 गोलार्ध बन जाएंगे, एक उत्तरी गोलार्ध, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। इस तरह से गोलार्धों के बारे में आपने समझा। अब हम आगे चर्चा करते हैं, ग्लोब क्या है। ग्लोब क्या है? ये आपके सामने ग्लोब रखा हुआ है, आप सभी इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर पारिभाषिक रूप में कहा जाए कि ग्लोब क्या है तो बहुत लोग इसकी परिभाषा नहीं बता पाते। दरअसल इसकी परिभाषा बहुत कठिन नहीं है। बात यह है कि इतनी बड़ी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है, इसका अध्ययन हम ऐसे नहीं कर सकते। इसलिए पृथ्वी का सही अध्ययन करने के लिए, सुविधाजनक अध्ययन करने के लिए हम एक पृथ्वी का प्रतिरूप बना लेते हैं। कागज पर नक्शे उकेर कर एक गोला बना लेते हैं और पृथ्वी के इस प्रतिरूप को ग्लोब कहा जाता है। इस पर हम आसानी से अध्ययनशाला में बैठकर और पृथ्वी के अनेक स्थानों का अध्ययन कर लेते हैं। अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, इनका अध्ययन करते हैं और बहुत सारे स्थानों का अध्ययन कर लेते हैं। तो इस तरह आपको जानकारी हुई कि ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा सा प्रतिरूप है। इसकी परिभाषा बहुत सरल है, ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा सा प्रतिरूप है। ओके, तो दोस्तों अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं। अब हम अगले टॉपिक अक्षांश का तात्पर्य, इस पर आते हैं। ये हमारी धरती है और इसके बीचों बीच ये विषुवत रेखा खींची हुई है। ये इसी को हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। 2 नामों से जाना जाता है। पृथ्वी के बीचों बीच ये जो रेखा खींची हुई है, इसको हम विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा 2 नामों से जानते हैं। इसी को हम शून्य अंश अक्षांश भी कहते हैं। इस रेखा को हम शून्य अंश अक्षांश भी कहते हैं। तो हमारा टॉपिक है अक्षांश का तात्पर्य।
अक्षांश है क्या? अगर हम विषुवत रेखा को एक काल्पनिक अक्ष मान लें, अगर हम विषुवत रेखा को एक काल्पनिक अक्ष मान लें और उसके केंद्र से होकर के कोण बनाएं, यहां से अगर हम एक कोण बनाते हैं एक अंश का, ये इधर भी अगर एक कोण हम बनाते हैं एक अंश का कोण, अब जहां पर एक अंश का कोण काटता है उसको एक हम गोली रेखा से धरती के इर्द गिर्द चारों तरफ से मिला देते हैं। ये हमारी जो रेखा बनती है एक अंश अक्षांश कहलाती है। समझ में आया होगा। इसी तरह अगर हम केंद्र से होकर ऐसा कोण बनाएं जो दो अंश का कोण बने, इधर कहीं भी बना सकते हैं कोण, क्योंकि पृथ्वी गोली है, इधर भी दो अंश का कोण बनाएं और इसको अगर हम एक वृत्त के द्वारा मिलाते हैं तो ये हमारा होगा दो अंश अक्षांश। इसमें संकीर्ण भाग होने के कारण इसका सही माप यहाँ पर नहीं है, ये काल्पनिक है। इसी तरह अगर हम विषुवत रेखा के केंद्र से एक कोण बनाएं जो 90 का बने, समकोण बने, इसे हम और यहाँ से अगर एक रेखा को मिलाएं, ये इसको हम कहेंगे 90 अंश उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। इसी तरह दक्षिण की ओर भी विषुवत रेखा के केंद्र से जितने अंश का कोण बनता है, एक अंश का, दो अंश का, 3, 4, 5 और ऐसे करते करते 90, उनको जब हम वृत्तों के द्वारा मिला देते हैं उससे अक्षांश रेखाओं का निर्माण हो जाता है। अक्षांश का ही तात्पर्य है विषुवत रेखा से जो भी रेखा जितने अंश की कोण बनाती है उसका माप उतना ही अक्षांश होता है। आपको समझ में आया होगा अक्षांश का क्या तात्पर्य है। विषुवत रेखा के केंद्र से होकर अगर हम सीधी रेखा खींचें और पृथ्वी की सतह पर वो रेखा जहां भी पहुंचे उससे होकर के अगर हम एक वृत्त बनाएं पृथ्वी के इर्द गिर्द, उसका मान उतना ही अक्षांश होगा। इस तरह से आप अक्षांश का तात्पर्य समझ गए होंगे। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं, अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं। चलिए हम देखते हैं ये अक्षांश रेखाओं में क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता है वृत्ताकार रेखाएं। ये जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं सब वृत्ताकार होती हैं। पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमती हुई एक वृत्ताकार रेखाएं, ये सभी अक्षांश रेखाएं होती हैं, चाहे कोई भी हो, 0 से लेके 90 तक सारे अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। अब अगली विशेषता देखते हैं, घटती हुई लंबाई। अक्षांश रेखाओं में अगर हम देखें तो विषुवत रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है। ये जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पृथ्वी की सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। इसके बाद जब हम उत्तर या दक्षिण की ओर जाते हैं तो क्रमशः अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है और यहाँ तक कि लंबाई घटते हुए 90 अंश उत्तरी अक्षांश और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश, ये केवल बिंदु मात्र होते हैं। इनकी लंबाई इतनी घट जाती है ध्रुवों पर कि ये मात्र एक बिंदी के समान रह जाते हैं। इस तरह हमारी अक्षांश रेखाएं जो होती हैं क्रमशः उत्तर और दक्षिण की ओर घटती जाती है। इनकी लंबाई उत्तर और दक्षिण की ओर घटती जाती है। ये हुआ। इसके बाद सबसे बड़ी व सबसे छोटी अक्षांश रेखा। अगर हम अक्षांश रेखाओं का अध्ययन करें
तो हम देखते हैं कि विषुवत रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है और ध्रुवों पर 90 अंश अक्षांश रेखाएं, दोनों उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर जो 90 अंश की अक्षांश रेखाएं हैं वो सबसे छोटी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। इसके बाद अगली विशेषता है पूर्णतः समानांतर रेखाएं। ये जितने भी अक्षांश रेखाएं होती हैं ये कभी एक दूसरे से नहीं मिलती। आप समानांतर रेखा की परिभाषा जानते होंगे। जो रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती, अगर हम रेखाओं को किसी भी दिशा में सीधी रेखा में बढ़ाते जाते हैं और वो कभी भी ना मिले तो उन्हें हम समानांतर रेखाएं कहते हैं। इसी तरह हमारी ये अक्षांश रेखाएं एक दूसरे से समानांतर रहती हैं, ये एक दूसरे से मिलती नहीं, कभी नहीं मिलती। सारी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे से समानांतर होती हैं, चाहे कोई भी अक्षांश रेखाएं हों। अब इनकी आपसी दूरी की बात करते हैं। इनकी आपसी दूरी को अगर देखें तो 0 अंश अक्षांश से लेकर अगर हम 1 अंश की दूरी को देखें तो इनकी दूरी 111 किलोमीटर होती है। 1 अंश अक्षांश से दूसरे अंश अक्षांश की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। हालांकि प्रक्षेप के अनुसार अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती बढ़ती रहती है, परंतु वह केवल ग्लोब में घटती है। अगर हम धरती पर देखें तो इनकी लंबाई समान होती है और इनकी लंबाई का माप 111 किलोमीटर के आसपास होता है। इस तरह से हम अक्षांश रेखाओं की विशेषताओं को समझे। अब हम अगले टॉपिक पर विचार करते हैं, प्रमुख अक्षांश रेखाएं। अभी हमने अक्षांश रेखाओं का अध्ययन किया, जिनमें से आपको समझ में आया होगा कि अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 होती है। इन रेखाओं में कुछ ऐसी अक्षांश रेखाएं हैं जो प्रमुख अक्षांश रेखाएं मानी जाती हैं। पहली अक्षांश रेखा हमारी एक प्रमुख अक्षांश रेखा है विषुवत रेखा। यह हमारी प्रमुख अक्षांश रेखाओं में गिनी जाती है। इसके बाद अगला प्रमुख अक्षांश रेखा है कर्क रेखा। ये कर्क रेखा जो 23.5 अंश उत्तर में है। कर्क रेखा कहाँ पर स्थित होती है? 23.5 अंश उत्तर में। इसके बाद मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिण में। ये रेखा जो खिंची हुई है ये मकर रेखा कहलाती है। इसके बाद अगला देखते हैं, अगली प्रमुख अक्षांश रेखा है आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त 66.5 अंश उत्तर में जो अक्षांश रेखा स्थित है, खींची गई है, उसे हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं। आर्कटिक है महासागर के नाम से इसका नामकरण किया गया है। आर्कटिक क्षेत्र के नाम से इसका नामकरण किया गया है। इसके बाद अगला प्रमुख अक्षांश रेखा है अंटार्कटिक वृत्त। ये 66.5 अंश दक्षिण अक्षांश, ये प्रमुख अक्षांश रेखा है एक। इसे अंटार्कटिक वृत्त भी कहते हैं। इसे अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। इस तरह से हमारी प्रमुख अक्षांश रेखाएं कितनी हुई? 1, 2, 3, 4, 5। 5 अक्षांश रेखाएं हमारी प्रमुख अक्षांश रेखा मानी जाती हैं, क्योंकि इनसे पृथ्वी के जलवायु का निर्धारण किया जाता है, इसलिए इनको प्रमुख अक्षांश रेखा माना गया है। तो हमारा अगला टॉपिक है पृथ्वी के ताप कटिबंध। हाँ तो दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे उष्ण कटिबंध की। उष्ण कटिबंध है विषुवत रेखा के दोनों तरफ 23.5 अंश उत्तर तक और 23.5 अंश दक्षिण तक के बीच का जो भाग होता है, यह उष्ण कटिबंध में आता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, उष्ण कटिबंध मतलब गर्म कटिबंध।
यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। क्यों गर्मी ज़्यादा पड़ती है? हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और उस परिक्रमण गति के कारण सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने की प्रक्रिया में इस भाग में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। क्यों? क्योंकि इस भाग में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इसमें जब हमारा सूर्य दक्षिणायन होता है तो दक्षिण में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और जब उत्तरायण होता है तो उत्तर में सूर्य की किरणें सीधी पड़नी प्रारंभ हो जाती हैं। इस उष्णकटिबंध का हर भाग ऐसा होता है जहां वर्ष में एक बार सूर्य सीधा जरूर चमकता है, चाहे जब चमके। उष्णकटिबंध के हर क्षेत्र में कभी न कभी सूर्य एक बार सीधा अवश्य चमकता है, और इस कारण से गर्मी यहाँ ज़्यादा रहती है। इसी कारण इस भाग को उष्णकटिबंध कहा गया है। चलिए तो अब देखते हैं हम अगला शीतोष्ण कटिबंध। विषुवत रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंध के बाद 23.5 अंश उत्तर से 66.5 अंश उत्तर और 23.5 अंश दक्षिण से 66.5 अंश दक्षिण के बीच का भाग, ये जो हमारे चित्र में लाल भाग दिखाया गया है, ये शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। शीतोष्ण जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शीत उष्ण मतलब ठंडी और गर्मी का मिश्रण, न ज़्यादा ठंडी और न ज़्यादा गर्मी, मतलब यहाँ न ज़्यादा गर्मी पड़ती है और न ज़्यादा ठंडी पड़ती है, दोनों भागों में, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा गया है। यह ऐसा भाग है जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। यहाँ कभी भी सूर्य सीधा नहीं चमकता, कभी भी सूर्य सिर के ऊपर नहीं चमकता दक्षिण और उत्तर के शीतोष्ण कटिबंध में। इसलिए यहाँ गर्मी की मात्रा कम होती है, न ही ज़्यादा ठंडी पड़ती न ही ज़्यादा गर्मी पड़ती, और इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा गया है। तो अगला टॉपिक हमारा है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध की चर्चा कर लेते हैं। आपके ये रेखा चित्र में दिखाया गया है नीले भाग में, ये नीले रंग में जो दिखाया गया है 66.5 अंश उत्तर से लेकर 90 अंश उत्तर तक, 66.5 अंश दक्षिण से लेकर 90 अंश दक्षिण तक का ये भाग जो है ये बहुत ठंडा है, बहुत ही ठंडा है, मतलब गर्मी ना के बराबर और ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और इसी कारण से इन दोनों भागों को शीत कटिबंध में गिना जाता है, शीत कटिबंध माना जाता है। इसकी विशेषता यह है दोस्तों कि यहाँ पर सूर्य बहुत नीचा रहता है, क्षितिज से ऊपर कभी सूर्य यहाँ आता ही नहीं। यह तो जैसे सूरज उदय होता है उतना ही सूर्य ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ जाता है और इसके बाद डूब जाता है इन दोनों भागों में, या तो फिर वो उतना ही चढ़ा हुआ गोल गोल घूमता रहता है, या फिर कभी ऐसी भी स्थितियाँ आती हैं कि सूर्य उदय होता ही नहीं। यहाँ तक कि यहाँ 6 महीने के दिन और 6 महीने के रात दोनों भागों में होते रहते हैं। इस तरह यहाँ ये दोनों भाग जो हैं सूर्य से बहुत ही कम ऊष्मा प्राप्त कर पाते हैं, और यहाँ ठंडी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, शीत की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और इसे हम शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो अभी तक हमारी चर्चा अक्षांश रेखाओं पर केंद्रित थी। अब अक्षांश रेखाओं के प्रभाव से पृथ्वी और सूर्य के बीच कुछ ऐसे प्रभाव पैदा होते हैं जिनसे कुछ विशिष्ट परिघटनाएं तैयार होती हैं। आइए हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। पृथ्वी और सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य जो अक्षांश रेखाओं के प्रभाव के कारण पैदा होती हैं। 21 जून की परिघटना, 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं, और उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में
इस दिन सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा तिरछी पड़ती हैं और उस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है। यानी 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर की परिघटना। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती हैं। मतलब 21 जून की परिघटना से ठीक विपरीत 22 दिसंबर की परिघटना होती है और इसी दिन मकर रेखा पर, पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में जो मकर रेखा स्थित है, सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा लंबवत पड़ती हैं और इसी कारण से 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है, जबकि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। आप देखते हैं 21 मार्च 23 सितंबर की परिघटना। 21 मार्च और 23 सितंबर की परिघटना। सूर्य जब उत्तरायण और दक्षिणायन होने की प्रक्रिया में चलता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। उस समय 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन सूर्य एकदम विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। विषुवत रेखा पर एक बार 21 मार्च को और दूसरी बार 23 सितंबर को एकदम सीधा चमकता है और इस कारण से उस दिन पृथ्वी के प्रत्येक भाग में दिन रात बराबर होते हैं। कहीं न दिन बड़ा न कहीं रात बड़ा, एक बराबर दिन रात की लंबाई होती है। अगली परिघटना है 6 माह लंबे दिन रात। पृथ्वी में कुछ ऐसे भाग हैं जहां 6 माह तक लंबे रात होते हैं और 6 माह तक लंबे दिन होते हैं। ये चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ रही है। पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य की रोशनी पड़ती है वहाँ दिन होता है, ये आप सभी जानते हैं, और उसके अपोजिट भाग में रात होती है। क्योंकि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी का वास्तविक अक्ष ये है और इस पर ये घूमती कैसी है, इसके सहारे घूमती है, इस अक्ष के सहारे घूमती है। जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक रेखा होती है, उसके सहारे हमारी पृथ्वी घूमती है। यानी अपने वास्तविक अक्ष से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा का जो अक्ष है, ये 23.5 अंश, 23.5 अंश का अंतर होता है। 23.5 अंश के अंतर होने के कारण पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में प्रकाश हमेशा पड़ता ही रहता है 6 महीने तक। ठीक इसके विपरीत दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता। ये स्थिति अधिकतम 6 माह तक बनी रहती है। इसके बाद इन दोनों स्थितियों में परिवर्तन आता है और दिन रात की लंबाई घटती है। तो ऐसी स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में जब रात होता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन होता है। जब यहाँ रात होता है तो यहाँ दिन होता है। इस तरह से अगर ध्रुवों पर 6 माह का दिन और 6 माह का रात है तो विषुवत रेखा की ओर हम ज्यों-ज्यों आएंगे तो दिन और रात की लंबाई घटती जाती है। इस तरह से एक परिघटना हुई 6 माह के दिन व 6 माह के रात। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।